Hello everyone, welcome to the new session. तो आज का सेशन में we are going to do again 25 MCQs just like yesterday. ठीक है? तो आई होप आपका प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं आप लोग, राइट? टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सैटरडे संडे मत देखना, ओके? क्योंकि अभी उसके लिए टाइम नहीं है। रेस्ट भी करना है, बट ऐसा नहीं कि आज सैटरडे है तो रिवाइज नहीं करेगा, ये वाला मोड में नहीं आना है, ठीक है? बिकॉज योर एग्जाम इज टू नियर, तो बहुत ज्यादा सामने है, तो आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज एंड प्रिपरेशन करते रहना है। प्लस हम आपके लिए आज लेकर आए 25 क्वेश्चन। एज यूजल हम आपके लिए लाते रहेगा। और हम एक आपको आप लोगों से दिल से एक बात बोलना चाहता है कि अभी का समय में आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यू मस्ट बी सफरिंग अ लॉट, ठीक है, गोइंग थ्रू अ लॉट। बट दैट्स अ सेइंग जिसको बोला जाता है, डू नॉट गिव अप बिकॉज इट हर्ट्स। समटाइम्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कम्स जस्ट बिफोर द ब्रेक थ्रू। मतलब होता है कि अभी तकलीफ है बोल के इतना दिन मेहनत करने के बाद में अभी थोड़ा सा या तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो रहा है बोल के गिव अप नहीं कर देना है या छोड़ देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोला है कि सक्सेस से ठीक पहले बहुत ज्यादा हार्ड टाइम्स आता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, ओके? तो उस वक्त ऐसा लगता है कि एक बार के लिए ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए नहीं है, या तो शायद मेरा किस्मत में नहीं है, ऐसा भी फील हो सकता है। बट रिमेम्बर, यू कैन नॉट गिव अप, ठीक है? इतना दिन से किया है तो आप 99 में पहुंच के कैसे आप गिव अप कर सकते हैं, राइट? तो 100 तक का आपको देखना ही है, चाहे मिलो या ना मिलो, है कि नहीं? ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर वन में है आपका सबसे पहला वाला। हार्डली हैड द मीटिंग बिगन डैश द चेयरमैन रिसीव्ड एन अर्जेंट कॉल। ठीक है, मीटिंग शुरू हुआ ही था कि क्या हुआ, जो चेयरमैन है एक अर्जेंट कॉल आ गया उसको, ठीक है? तो जब इस तरीके से बात करता है तो हार्डली, रेयरली, barely, scarcely और प्लस ये इन्वर्जन में आ जाता है। देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो इस केस में हम लोगों को हार्डली, देखो, आंसर होता है देन। ठीक है, क्या होता है? देन, सॉरी, एक सेकेंड, देन नहीं, व्हेन होता है, ओके? सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, व्हेन। तो आपको याद रखना है जब भी आप, जैसे कि देखिए, हार्डली का यूज करता है, ये एडवर्ब है, कंजंक्शन का ये कोरिलेटिव कॉम्बिनेशन बनता है, हार्डली, रेयरली, राइट, बेयरली हो सकता है, ओके, स्कार्सली हो सकता है। इन सब के साथ में जब आपको दिखाई देता है उस तरफ में आपको एक वर्ड यूज करना है, तो हमेशा याद रखना वो होगा व्हेन, ठीक है? तो हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली आने से याद रखना हमेशा आंसर आपका क्या रहेगा? व्हेन होगा, ओके? देन का यूज किया जाता है कब? जब आपका नो सुनर से शुरू होता है, ठीक है? नो सुनर होने से देन, ये वाला देन का कुछ ऐसा नहीं है। और एन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहाँ में कुछ रिलेशन इतना आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। वैसे बोथ एंड बिटवीन के साथ में दिखा जा सकता है समटाइम्स, ओके? बट एज ऑफ नाउ आपका ये राइट कॉम्बिनेशन क्या है? ऑप्शन बी। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर टू में। टू में बोला गया है, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैव रिसेंटली ज्वाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज एन ऑफिसर। मतलब यहाँ पे आपको स्पॉट एरर करना है, आइडेंटिफाई द एरर है ना? तो आपको क्या करना है? आपको एरर यानी मिस्टेक ढूंढना है, कौन सा पार्ट में, ठीक है? सो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, इस तरह पे होना पड़ेगा। लेकिन आपका सब्जेक्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नहीं, सब्जेक्ट कौन है? वन है, और वन मतलब सिंगुलर, इसलिए ये हैव गलत है। आपको यहाँ पे हैज लिखना चाहिए, ठीक है? सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। आई एम श्योर आपको भी ये इजी लगा होगा, ओके? थ्री में है, सी हैज बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन। मतलब वो इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है डैश 2019। आज कितना है? 2026 है। मतलब वो 2019 से इस इंस्टीट्यूशन में काम करते हुए आया है और स्टिल कर रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग, देखिए, ये टाइमलाइन है, जो चला गया वो क्या होगा? पास्ट। अभी फिलहाल कहाँ पे हम लोग? प्रेजेंट में है, ये सुनो। और आने वाला टाइम को हम लोग बोलता है फ्यूचर, ओके? तो अभी हम लोग प्रेजेंट पे है। किसी पास्ट का पॉइंट में, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में, पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ एक्शन या इवेंट शुरू होता है, लेकिन चलते हुए आया और ये प्रेजेंट में पहुंच गया, और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। तो ऐसा वाला सिचुएशन और एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए
जो ये टेंस, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको याद रखना, आप काम आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इसके लिए देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट ईयर बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमारा प्रेपोजिशन आता है सेंस। ठीक है, और ड्यूरेशन बोलना हो तो फॉर बोल सकते हैं, फॉर अ ईयर, फॉर 2 years, फॉर 3 years, है ना। और फ्रॉम भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग होता है, लेकिन ये बेसिकली फ्यूचर के लिए आता है। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ऐसा कर सकता है। बाय भी फ्यूचर के लिए आ सकता है, बाय टुमारो। ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब देखता है क्वेश्चन नंबर 4 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस करेक्ट वाला ढूंढना है आउट ऑफ द 4 sentences। ठीक है, चारों में से एक ही करेक्ट है। नो सूनर ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, यहाँ पे नो सुनर ये सब जब आता है तो हम क्या बोला था आपको, आपका सेंटेंस जो है वो इन्वर्जन होना है, पहले हेल्पिंग वर्ब होना है। ठीक है, सो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन। देखिए, व्हेन हार्डली, बेरली, रेयरली, स्कार्सली का साथ आता है, नो सूनर का साथ नहीं आता है। नो सूनर का साथ क्या आता है, देन आता है। तो सी में देखता है, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए, नो सूनर का बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे आपका जो ये है देन, उसका कॉम्बिनेशन भी ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक चीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग आपको समझ में आता है, कनेक्ट करता है आप, देन प्लीज डू शेयर। ठीक है, सो माय ऑल, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, माय ओनली रिक्वेस्ट इज, प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स में। ठीक है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हेल्प हो सकता है। और अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे कल वाला वीडियो को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कल वाला क्वेश्चन का दिया है। ठीक है, बहुत सारा लोग हमको मांगा था, हम बहुत सारा लोग को दिया है। ठीक है, अगर आपको भी चाहिए देन व्हाट्सएप में, वैसे वीडियो में व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, फेसबुक में देख रहे हैं बोलने से स्टिल 6002179530। सो दिस इज माई नंबर, आप व्हाट्सएप करो PDF 14 बोल के, क्योंकि आज का सेशन, आज का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट का नंबर है 14। ठीक है, तो 14 बोल के आप सेंड सेंड करना, हम आपको PDF 14 बोलने से ये वाला सेशन का PDF फाइल आपको आप दे देगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। देखिए, यहाँ में आपका जो सेंटेंस है, ये एक तो इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, एक तो इनडायरेक्ट स्पीच में है, या तो इवन आप इसको ये भी सोच सकता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। ठीक है, या तो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस तरीके का सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि दो एक्शन है ना, दो एक्शन को एक से पहले एक किया गया था, तो ये बोलने के लिए भी काम आता है। दूसरा, कि ये पास्ट है, इसका एक्चुअल में डायरेक्ट वाला स्पीच का स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। जैसे द टीचर, इसका क्वेश्चन क्या होगा पता है, हम आपको दिखा देते हैं। द टीचर के, द टीचर सेड, ऐसा होगा, एंड दे कंप्लीटेड देयर। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हैव यू completed completed your assignments। ठीक है, your assignments एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है, तो आपको याद रखना है, इंटरोगेटिव में होने से हम लोग इनडायरेक्ट वाला स्पीच में इसका क्या है, नॉर्मल असर्टिव या तो एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में, यानी आंसर का फॉर्मेट में यूज करता है। एक सेकेंड।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपका सेंटेंस यहाँ पे इस तरीका से आता है तो याद रखना, जब भी सही द आस्क्ड बोल के तो क्वेश्चन है इसीलिए, तो जब इस तरीका का आता है ये नरेशन का स्ट्रक्चर में, तो इनडायरेक्ट वाला में बेसिकली हम लोग जो कन्वर्ट होके आएगा उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स, सही का ये क्वेश्चन के लिए आस्क्ड आ जाता है। इफ या तो वेदर, या फिर वेदर दिया है इफ, या तो वेदर का प्लेस में वेदर दे, उसके बाद में कंप्लीटेड, ठीक है। वेदर दे कंप्लीटेड, किस चीज में, वेदर दे हैड कंप्लीटेड होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैड कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट या टीचर का ग्रुप में हम नहीं है, हम तो एज ए थर्ड पर्सन बता रहे हैं, राइट, इसीलिए मेरे लिए तो दे हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर हैड हो जाएगा फ्रॉम हैव का पास, ठीक है। यहाँ में दिया नहीं है लेकिन हम लोग को ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान से देखना होगा। सिक्स में है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज इन द अंडरलाइन पार्ट, यहाँ में वैसे अंडरलाइन पार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, तो वेयर ही हैज गॉन जो अंडरलाइन होगा, ठीक है। हम इसमें किया था जैसे लगता है, आई एम वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दिया है। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होना चाहिए, आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन। तो देखिए, आई डू नॉट नो, नो का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, वेयर ही हैज गॉन, जो ये ओवरऑल ये जो क्लोज है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन। नाउन ही सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, याद रखना। तो इसीलिए क्या हो गया आंसर, नाउन क्लोज। बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन कल भी हम लोग सोल्व किया था, है ना। देन आई एम श्योर अगर आप कल इसको ध्यान से देखा था बोलने से, जरूर इसको आप रिलेट किया होगा, ओके। चलिए आगे देखता है क्वेश्चन नंबर सेवन में। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे बोला गया है, दैट इज इफ आई डैश यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर हम आपका जगह होता तो इस प्रपोजल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। तो ये आता है आपका सेकंड कंडीशनल में, ठीक है, कहा में आता है, सेकंड कंडीशनल के अंदर। तो फॉर्मूला सिंपल होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म कोमा, फिर होता है वुड या तो कुड प्लस वी वन, यानी बेस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पास्ट फॉर्म क्या होगा, एम तो नहीं हो सकता है, वॉस हो सकता है, वेयर हो सकता है, या तो हैड बीन, ये तीनों पास्ट हो सकता है। बट रिमेम्बर, अब यहाँ में और एक चीज ये भी है, जब भी आप बी वर्ब का बीच पे यूज करता है, बी का पास्ट क्या होता है, वॉस या तो वेयर होता है ना। तो हमेशा इस कंडीशन के अंदर में आपको सिंपली याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको हम बोलते हैं ऑल नाइन सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आई वी यू ही सी इट दे, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, पूरा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को मिला के क्या होता है, हमेशा वेयर ही लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ में नॉर्मली आई वॉस होता है, लेकिन कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल के अंदर में आपका वेयर का यूज किया जाएगा, ठीक है, अगर, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन का बात कर रहे हैं, राइट, यानी कि इसको हम बोलता है, बात सेकंड कंडीशनल क्या बात करता है, अनरियल कंडीशन, ठीक है, सिचुएशन और कंडीशन ऑफ प्रेजेंट और कहाँ का, फ्यूचर का, ठीक है, प्रेजेंट का या तो फ्यूचर का जो अनरियलिस्टिक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर हम अमीर होता तो, मतलब हम अमीर नहीं है तभी तो हम ये डिजायर शो कर रहे हैं कि होता तो, होने से कितना अच्छा होना था, राइट, ये वाला बात को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, वेयर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट में देखता है, क्वेश्चन नंबर एट में वॉइस का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ओके। एक्टिव में है आपका, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरा दुनिया में लोग इंग्लिश बात करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है पीपल, वर्ब है स्पीक, एंड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। तो लेट्स सी, इंग्लिश वॉस नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब यानी V1 है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट है। तो इसका बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस इस, या तो एम, या तो आर प्लस पीपी, मतलब पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, ठीक है।
प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फुल फॉर्मूला, बट यहाँ पे ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये मिसलेनियस के अंदर आता है। तो देखिए, इंग्लिश वॉज स्पोकन नहीं होगा क्योंकि इससे मार्क में से आना पड़ेगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैज बीन नहीं होगा क्योंकि हैव का कोई सेंस नहीं है। इंग्लिश स्पीक्स होगा तो फिर इंग्लिश खुद itself बात करता हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है। पीपल स्पीक इंग्लिश, है कि नहीं, इसीलिए इंग्लिश डज नॉट स्पीक itself, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो ऑप्शन जो गलत होगा। ओके, तो 8 का है बी। 9 में देखता है फिल इन द ब्लैंक, आर्टिकल का क्वेश्चन है। ही इज डैश ऑफिसर, डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। ऑनेस्ट में देखिए आता तो एच है, लेकिन याद रखना एच साइलेंट है, और आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका बनेगा आपका वावेल का साउंड है, ओ से आ रहा है, इसीलिए एन ऑनेस्ट ऑफिसर एंड अ रेस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये है आपका आर है कॉन्सोनेंट साउंड, सिंपल सा बात है, ठीक है। एंड ऑनेस्ट जो है आपका वावेल साउंड, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन कॉन्सोनेंट का आगे में ए, ठीक है, सिंपल है, वैसे आप लोग इसको इजीली समझ ही गया होगा। 10 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश आईएएस ऑफिसर। अब देखिए आई का ओरिजिनल साउंड आई में ही है, और आई वावेल में आता है, आपको तो पता होगा, ये कल भी आप बताया था। वावेल में कौन कौन आता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 होता है। तो ये कॉमा है, हाँ। तो आई से सीधा आई का ही साउंड है, तो एन आई एस ऑफिसर, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 में है फिल इन द ब्लैंक, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो बोला गया है माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट, क्या बोलते हैं उसको, चोटी ना, मतलब हाइट, ठीक है, सबसे ऊंचा वाला है। तो माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सच है, इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, आंसर क्या होगा, द, क्योंकि हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव का आगे में हमेशा याद रखना द का यूज होता है, द बेस्ट, द कूलेस्ट, द स्लोवेस्ट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो अब देखता है नेक्स्ट वाला, जिसको हम लोग बोलता है, क्वेश्चन है 12, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज। अब आपको यहाँ पे क्लोज फिर से आइडेंटिफाई करना है, और वो है आपका ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, ठीक है, भले ही वो थका हुआ था, फिर भी वो क्या किया, कंटिन्यू काम किया। अब यहाँ में टाइप्स ऑफ सेंटेंस का हिसाब से नहीं पूछा है, एक्चुअली क्लोज का हिसाब से पूछा है, ठीक है। क्लोज में भी क्या, किस टाइप का, नाउन क्लोज है ना, या तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ही कंटिन्यूड वर्किंग जो एक्शन है, उसके लिए ये क्या है, ये क्या काम कर रहा है 12 का, ये काम कर रहा है आपका एडवर्ब का, क्योंकि ये जो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने क्या होने के बावजूद भी एक्शन किया। तो एक्शन के लिए जो काम करने वाला, चाहे सिंगल वर्ड हो या फ्रेज हो या ग्रुप ऑफ क्लोज, मतलब क्लोजेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, राइट, वो हमेशा क्या होगा, एडवर्ब का ही काम करेगा, ठीक है। अगर दूसरा एंगल से देखा जाए तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, क्योंकि एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट दोनों मिलके बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन यहाँ में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का हिसाब से नहीं पूछा है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का हिसाब से पूछा है, तो वहां पे ये बेस्ट एडवर्ब का ही काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अंडरलाइन है वो वाला, चलिए, तो आगे देखता है अभी, ठीक है, एक हम्म, तो 13 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डबल एज स्वॉर्ड। ऐसा स्वॉर्ड जिसका दोनों तरफ धार है, राइट, दोनों साइड में। जनरली स्वॉर्ड लोग का क्या होता है, एक ही तरफ होता है, बट ये वाला स्वॉर्ड का क्या है, दोनों तरफ क्या है, धार है ना, यानी दोनों तरफ से किसी चीज को कट किया जा सकता है। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, समथिंग दैट हैज ओनली एडवांटेजेस, समथिंग दैट हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अ डेंजरस वेपन, और डिफिकल्ट डिसीजन, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन बी, समथिंग दैट हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये एक ईडियम है, और डबल एज शॉर्ट का मतलब क्या होता है, एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कि अच्छाई के साथ साथ बुराई, यानी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव
भी कोई चीजें उसके साथ मिलेगा। ठीक है, तो हर एक चीज में पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली होता ही है। बट ये जो कुछ सीरियस मामला को लेके बोला जा रहा है कि इसको तुम जैसे कि आपको अगर ये काम से कुछ फायदा मिलेगा तो कुछ नुकसान भी होगा, इस टाइप का। ओके, चलिए अब चलता है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही प्लेज डैश वायलिन वेरी वेल। वो वायलिन बहुत अच्छा बजाता है, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब यहाँ पे आपको चाहिए आर्टिकल। ही प्लेज वायलिन, एन वायलिन, द वायलिन और नो आर्टिकल। आंसर होगा सी, द वायलिन। क्योंकि द प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेशली कब, जब जनरल सेंस में बोला गया, यानी नॉर्मली बोला गया, जस्ट वायलिन मतलब कोई भी वायलिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी घर का या किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसिव या किसी का पर्टिकुलर वायलिन का बात नहीं किया है। जनरली वो कोई भी वायलिन अच्छा से प्ले करता है। ठीक है, 15 में है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, सही इस्तेमाल वाला, यानी आपको यहाँ पे गलत वाला ढूंढना है। द हिमालयस, ठीक है। द पैसिफिक ओशन, ठीक है, क्योंकि ओशन के आगे में भी द लगता है। हिमालयस माउंटेन रेंजेस के साथ में भी द लगता है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी ठीक है, क्योंकि ये कंट्री में स्टेट्स वर्ड लगा हुआ है तो हमको द यूज करना पड़ता है। द माउंट एवरेस्ट, ये आंसर आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। सो दिस इज योर आंसर। क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन है या सिंगल हाइट है, इसका आगे में द नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जैसे नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, राइट, ये सब सिंगल हाइट सिंगल माउंटेन माना जाता है, तो उनका आगे में आपको द का यूज नहीं करना है। वो बस इतना ही यूज होगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, इस तरीका से बुलाया जाएगा विदाउट द। ओके, 16 में बोला है आपसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज इन द सेंटेंस द मैन वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माय अंकल। यानी कि वो आदमी जो क्या कर रहा है, ब्लू शर्ट पहन रहा है, वो क्या है, मेरा अंकल है। तो वेयरिंग अ ब्लू शर्ट जो क्या काम कर रहा है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, द मैन को। और द मैन क्या है, नाउन है। और आपको पता है ना, नाउन के लिए जो भी काम करता है या क्वालिफाई डिस्क्राइब करता है, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। क्या बनेगा वो, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये किस टाइप का फ्रेज है, इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, ओके, तो आपका आंसर मिल गया है। क्यों, क्योंकि वो नाउन द मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा आदमी जो वो ब्लू शर्ट पहना हुआ है, उसके लिए ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, दैट इज वाई ये बनेगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 17 में देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज। फिर से फ्रेज का ऊपर में क्वेश्चन है। यहां में बोला है सी कंप्लीटेड द टास्क विद ग्रेट केयर। क्या को उसने ग्रेट केयर किया, कंप्लीशन को ना टास्क को। तो बोलने का मतलब, या सी को बोलने का मतलब ये है कि सी ने टास्क को कंप्लीट किया। कैसे, बहुत ध्यान से। तो ध्यान से, टास्क को तो ध्यान से नहीं है ना, एक्चुअली काम को ध्यान से किया जाता है, राइट। तो ये विद ग्रेट केयर जो किसके लिए आया है, कंप्लीटेड के लिए आया है। वैसे कंप्लीटेड द टास्क ओवरऑल एक साथ काम कर रहा है, उन लोग के लिए आया है। तो विद ग्रेट केयर आया है एक्शन के लिए, तो बनेगा क्या, एडवर्ब। समझ में आ गया। तो कई बार याद रखना, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो ना, एक्चुअली एडवर्ब का ही काम कर रहा होता है ज्यादातर। ठीक है, तो जैसे यहाँ में भी देखो, विद से शुरू है, प्रेपोजिशन से शुरू है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का। तो इट्स वेरी वेरी क्या बोलेगा, अनयूजल मान सकता है अगर आप इसको इतना ध्यान से नहीं देखा है तो। अदरवाइज आप रोज करता है तो यूज टू हो ही जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। 18 में है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज। यानी फ्रेज को आइडेंटिफाई करो, बोला है फिर से टू विन द कंपटीशन। इतना तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए, हम पहले भी बहुत बार ये सिखा चुका है। ये क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म होने से क्या होता है, दैट इज इन्फिनेटिव, है कि नहीं। आंसर बनेगा इन्फिनेटिव। जेरंड फ्रेज होने से आईएनजी से शुरू होना था, राइट। एडजेक्टिव फ्रेज में भी इन्फिनेटिव आ सकता है,
एडवर्ब में भी आ सकता है, बट सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ओके, क्योंकि ये सब्जेक्ट का जैसा काम कर रहा है, ऑलराइट, नाउन फ्रेज बन के बैठा हुआ है, इसीलिए सबसे बेस्ट इन्फिनेटिव फ्रेज ही रहेगा। ओके, चलिए अब चलता है क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपसे बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज। अब फिर से फ्रेज का क्वेश्चन है। स्विमिंग इन द रिवर, तो देखिए आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म यहाँ में नाउन का काम कर रहा है। रिवर में नहाने के बारे में, कंसेप्ट आइडिया के बारे में बात कर रहा है। कैन बी डेंजरस, यस। अगर आप जहां तहां किसी भी नदी में घुस जाता है तो वो तो काफी डेंजरस होगा ही है, होता ही है, राइट। इसीलिए आपका सबसे बेस्ट वाला आंसर क्या होगा, पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव और एडवर्ब। आंसर होगा ऑप्शन बी, जेरंड फ्रेज। क्योंकि जब भी आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन काम करता है, देन वी कॉल इट जेरंड। ओके, यानी कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ईटिंग इज नेसेसरी, या तो स्लीपिंग इज मैंडेटरी, इस तरीका से, ठीक है। आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है नाउन का हिसाब से, तो क्या बुलाएगा उसको, जेरंड। 20 में देखते हैं आप। 20 में बोला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये कोई डेफिनेट स्पेसिफिक ऑनेस्टी का बात नहीं है। जनरली बोला है, मतलब कहीं भी हो, कहीं का भी हो, है ना, बस ऑनेस्टी होना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एन ऑनेस्टी भी नहीं होगा, ए ऑनेस्टी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, तो अलग से हमको एन ए का साथ नहीं यूज करना है, ठीक है। आई होप ये आप याद रखेगा, ऑलराइट। 21 में है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। चलिए, ईडियम का मतलब क्या है, कीप समथिंग एट बे मीन्स, किसी चीज को बे में रखने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो सकता है टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल और एट अ डिस्टेंस, टू कीप समथिंग सीक्रेटली, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, टू पोस्टपोन समथिंग इनडेफिनेटली। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसका मतलब कोई अनवांटेड चीज को या किसी प्रॉब्लम को अंदर कंट्रोल रखने को हम लोग क्या बोलता है, टू कीप समथिंग एट बे। ओके, आई होप समझ में आ गया। ओके, 22 में है अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। आपने सुना होगा ना, हिंदी में भी कई सारा कहावत है अलग अलग हिसाब से, जैसे कि एक भेड़िया अपना कभी खून का स्वाद नहीं भूलता है, या मतलब एक भेड़िया कभी एक जंगलीपन, जो जंगली जानवर होता है, जो जंगलीपन कभी नहीं भूल सकता है, कभी हटेगा नहीं। तो इस तरीका से अगर कोई आपको बार बार प्रॉमिस करके, बार बार लेट्स से वर्ड प्रॉमिस करके बेसिकली, या कसम खा के, है ना, कसम खा के या प्रॉमिस करके तोड़ते रहता है, या बार बार कोई चीज अपना हैबिट नहीं छोड़ सकता है बोलने का बाद में भी, उस वक्त हम लोग बोलते हैं ना, तो जैसे कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता है, बोलता है ना, बिल्कुल वही हिंदी वाला लॉजिक यही है इंग्लिश में। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, मतलब वो लेपर्ड का जो बॉडी का जो स्पॉट्स है वो कभी चेंज होगा ही नहीं, है कि नहीं, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका नेचर में वो फिक्स है, ऐसा ही होता है। सो इसका मतलब क्या होगा, पीपल कैन इजीली चेंज देयर कैरेक्टर, नो। फिजिकल अपीयरेंस डिटरमिन्स कैरेक्टर, नहीं। पर्सन फंडामेंटल नेचर इज डिफिकल्ट टू चेंज, बिल्कुल ऑप्शन सी। यानी कि एक आदमी का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, मतलब एक चोर कभी बदल नहीं सकता है, एक हत्यारा कभी साधु नहीं बन सकता है, इस टाइप का, ठीक है। क्योंकि उसका जो बेसिक वाला चीज अंदर से जो पहले ही सेटिंग हो गया है, वो चेंज करने में बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, राइट, तो उसी को बोला जाता है। अब चलता है अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोला व्हाट डज नो द रोप्स मीन। ये नो द रोप्स का मतलब एक्चुअली इडियम आया है फ्रॉम सेलर्स। सेलर लोग क्या करता है, बहुत सारा रस्सी, जो वो लोगों का सेलिंग के लिए कपड़ा का होता है ना, बोट में वो लोग का, वो कपड़ा का जो मल्टीपल रोप्स को वो लोग रखता था बांध के, है ना, और कौन सा रस्सी से कौन सा डायरेक्शन चेंज करना है, बहुत कंफ्यूजिंग होता था उस वक्त। हर रस्सी के बारे में जानना एक बहुत प्रैक्टिकल स्किल माना जाता था, राइट। इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, टू नो हाउ टू सेल ए बोट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टू अंडरस्टैंड हाउ ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी वर्क्स, बिल्कुल आपका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में पर्टिकुलरली जानना, कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और कहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज, जैसे कि मान लो
एक टीचर का क्या काम है, एक डॉक्टर का क्या काम है, आपको अच्छा से जानना, आपके पास नॉलेज होना, उसको हम क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, वी कॉल इट इडियोमेटिक लैंग्वेज में नो द ropes। ठीक है, यानी जैसे सेलर लोग रस्सी के बारे में, हर एक रस्सी का काम उसका यस काम के बारे में, यानी उसका फंक्शन के बारे में जानता था, ऐसे ही आप भी हर एक मेथड के बारे में जानना या नॉलेज रखना, उसको बोलता है प्रेजेंट डे में नो द ropes। ठीक है, 24 में है स्पीक ऑफ द डेविल। ये तो सुना होगा, नाम लिया शैतान हाजिर, ये सुनो क्या बोलता है, नाम लिया शैतान हाजिर। जब आप किसी के बारे में बोल ही रहा होता है और उसी वक्त वो आदमी आ जाए तो यही बोलता है स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब नाम लिया ही था कि शैतान हाजिर हो गया, है ना। समवन इज बीइंग क्रिटिसाइज, यह लिटरल मीनिंग है, बट एक्चुअली उसका इंटेंडेड मीनिंग ऐसा नहीं है। द पर्सन बीइंग टॉक्ड, ओके, द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट appears unexpectedly, बिल्कुल ऑप्शन बी इज योर फिर से करेक्ट आंसर। Someone tells a lie, ऐसा भी नहीं है। A dangerous person arrives, no, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो फाइनल क्वेश्चन है, ऑलराइट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ रेड लेटर डे। चलिए हम आपको ये चीज आपके ऊपर छोड़ देता है, ठीक है। हम आपको छोटा सा हिंट देगा, अ रेड लेटर डे का मतलब शादी का दिन भी होता है, या तो शादी का इनविटेशन भी होता है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा हिंट है, बट ये एग्जैक्ट यही सिर्फ मीनिंग नहीं है, बहुत सारा अलग अलग मीनिंग होता है, बट रिलेटेड है। ओके, सो आप इसको जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, अ डे ऑफ फेलियर, एन इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे, अ डे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब दुख भरा वाला दिन, अ डे ऑफ कंफ्यूजन। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखो, अच्छा से पढ़ाई करो, जो क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए रेडी करता है पार्टिसिपेट करो। ठीक है, आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, एंड आई रियली रियली होप एंड एक्सपेक्ट की हेल्प होने से अच्छा है। ठीक है, एंड डू नॉट वरी, हम आपके लिए ऐसे ही सेशंस और भी तैयार करते रहेगा। ओके, सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।